हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 आपका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो गाइस, आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेगा और सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इन 1848 में एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, जिन्होंने एक सपनों की दुनिया को विजुलाइज किया था। वो दुनिया कैसी थी? डेमोक्रेटिक था और सोशल रिपब्लिक था, मतलब राजा रजवाड़ा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, उन्होंने इसको हटा दिया था। पीपल खुद अपने मेजोरिटी से गवर्नमेंट को इलेक्ट करती थी। इस प्रकार के शासन प्रणाली को एज्यूम किया, इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को इन्होंने एज्यूम किया, अपने फिगर में, अपने आर्ट में दिखाया। ठीक है, अपने पेंटिंग में शो किया है। ठीक है, जो बिल्कुल भी उसमें कोई भी राजा सिस्टम को हटा दिया। ठीक है, जो राजा सिस्टम था उसको हटा दिया और उन्होंने पीपल द्वारा इलेक्ट किए गए सरकार को दिखाया है, गवर्नमेंट को शो किया है। ठीक है, उसकी दुनिया इस प्रकार से डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है। ठीक है, उन्होंने ऐसा विजुलाइज किया है। ठीक है, उसका पहला प्रिंट में दिखाया गया है पीपल ऑफ अमेरिका और यूरोप, जिसमें मेन और वीमेन दोनों हैं और सभी एज के हैं और सभी क्लासेस के उसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी क्लास में डिवाइड नहीं किया गया है, सब क्लासेस को दिखाया गया है। मेन और वीमेन सभी लोग हैं। ठीक है, पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप फर्स्ट प्रिंट में आप इसको देखिए फिगर में, ये है गाइस उसका पहला प्रिंट। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला प्रिंट है, जो फ्रेडरिक सोरियो का जो पेंटिंग है उसका पहला प्रिंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा सा लाइन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके सामने सभी कोई आ रहे हैं और यहाँ पर इसको पे होमेज कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा था, मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन। आप देख रहे हैं बहुत लंबी सी लाइन यहाँ पर आ रही है मार्च करते हुए। ठीक है, एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जाके हम लोग होमेज कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, पे होमेज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी कि फीमेल फिगर है। ठीक है, कोई मेल फिगर नहीं है, फीमेल फिगर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जिसके एक हाथ में क्या है, इनलाइटमेंट है। ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर है यानी डॉक्यूमेंट है, जिसमें मैन का राइट्स दिया गया, अधिकार है। ठीक है, अधिकार को शो किया गया। आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर देखिए एक हाथ में इनलाइटमेंट है और एक हाथ में इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, जो मैन, जो ह्यूमन का जो राइट्स है उसको शो कर रहा है। ठीक है, जो अधिकार है मैन का उसको शो कर रहा है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस। दैट टाइम ऑन अर्थ एब्सोल्यूटिस्ट था। अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बट फ्रेडरिक सोरियो यूटोपियन विजन का था। ये दोनों अर्थ को हम लोग समझाते हैं। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इस चैप्टर का की वर्ड है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में। ठीक है, चलिए समझते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस देखिए, इसका मतलब क्या होता है, लिटरली इस गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है रूल का, जिसमें रेस्ट्रेन ऑफ द पावर एक्सरसाइज्ड, जिसमें क्या होता है, पावर किसी एक के हाथ में हो जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब कि हिस्ट्री में जो टर्म अगर हम इसको यूज़ करें तो मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल गवर्नमेंट है। ठीक है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर है, जैसे एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, सेंट्रल पावर है। ठीक है, पूरा पावर एक हाथ में आ जाता है और मिलिट्री भी उसके साथ है और रिप्रेसिव भी है, वो लोगों को दबाता है, कुचलता भी है। ठीक है, जैसा वो कहेगा वैसे होगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद गाइस सेकंड टर्म था आपका यूरोपियन। इसमें क्या है, एक विज़न है। विज़न किसका? फ्रेडरिक सोरियो का एक विज़न है सोसाइटी में, समाज में एक आइडियल है, अनलाइकली टू बी एक्चुअली एग्जिस्ट, जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उस समय जिसमें वो सोच रहा है उसमें वो समाज बिल्कुल नहीं है, जिसमें एक विज़न है। ठीक है, विज़न क्या है, एक आइडियल विज़न है। ठीक है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो उस प्रकार के विज़न जो है अभी उस समय नहीं है। ठीक है, जिस समय फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, जो बिल्कुल भी एक विज़न है, एक सोचा गया। ठीक है, एज्यूम किया गया है, माना गया है, इमेजिनेशन किया गया, समझो। ठीक है,
उसको बोलते हैं यूटोपियन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इन सॉरियो विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप टुगेदर हैविंग देयर फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स। तो जो विज़न है सॉरियो का, उसमें क्या है, पूरा दुनिया एक जगह आ गया है। ठीक है, उसका अपना फ्लैग्स है, उसका अपना कॉस्ट्यूम्स है, उसका अपना लिबास है, अपना कपड़ा है। ठीक है, इस प्रकार के एज्यूम किया है। लीडिंग द प्रोसेसन यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड दिस टाइम वॉज ऑलरेडी नेशन स्टेट। उसके विज़न में जो यूनाइटेड स्टेट है और स्विट्जरलैंड है ऑलरेडी क्या किया, एक नेशन स्टेट बन चुका है। ठीक है, जो बिल्कुल अभी नहीं है। ठीक है, फिर भी उन्हें विज़न किया है। अगला, फ्रांस हैव ए रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। फ्रांस का एक ट्राइकलर एज्यूम किया है। ठीक है, जो एक चेंज लेकर आया है, रिवोल्यूशन लेकर आया, बड़ा चेंज लेकर आया। ठीक है, जो ठीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नज़दीक पहुंच रहा है। आप इसको डायग्राम में समझो। ये है गाइस आपका ट्राइकलर फ्रांस का। ठीक है, जो ठीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आ चुका है। तो गाइस फ्रांस हैव ए रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू। ठीक है, तो फ्रांस का एक परिवर्तन करने वाला, चेंज, बड़ा चेंज करने वाला ट्राइकलर ठीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने पहुंचता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। ठीक है, एक रिवोल्यूशन लेकर आता है फ्रांस। आगे एक चैप्टर हम समझेंगे। देन आफ्टर पीपल ऑफ जर्मनी हैविंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके बाद जर्मनी आ रहा है। ठीक है, उसका फ्लैग कैसा है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। ठीक है, दिखाते हैं आपको मैं। ये है गाइस जर्मनी का फ्लैग। ठीक है, ठीक फ्रांस के पीछे है। ठीक है, ये फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी इसके पीछे है। ठीक है, इस रिवोल्यूशन में। चलिए गाइस आगे समझते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि जिसमें सोरियो अपना इमेज क्रिएट कर रहा था, जो विज़न कर रहा था, उसमें जो जर्मन का पीपल था, ठीक है, एक जगह नहीं हुआ था, यूनाइट नहीं हुआ था, बिखरा हुआ था। द फ्लैग द कैरी इज एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल हॉप्स। उसका जो झंडा था, ठीक है, जो कैरी किया था, वो लिबरल हॉप्स, आज़ादी को दिखा रहा था। 1848 टू यूनिफाई द, ये कब हुआ यूनिफाई, 1848 में यूनिफाई हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि जिस समय सोरियो अपना इमेज बना रहा था, अपना विज़न जो ले रहा था उस समय, ठीक है, जर्मन पीपल एग्जिस्ट नहीं हुआ था यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। तो गाइज फ्रांस जर्मनी के बाद पीछे पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये सब पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको दिखाया गया है फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब चीज़ों को कौन देख रहा है, क्राइस्ट देख रहा है हेवन से। ठीक है, सेंट देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे जो सोरियो ने विजुलाइज किया है वर्ल्ड को, उसको देखेंगे। ठीक है, उसका इश्यू के बारे में देखेंगे। फिगर जो 1 अभी देखे थे हम लोग, ठीक है, उसमें क्या था, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र की भावना इमर्ज होने स्टार्ट हो गया था फ्रांस में। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। कैसा चेंज लेकर आता है, पॉलिटिकल चेंज लेकर आता है। ठीक है, एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप को चेंज लेकर आता है, यानी कि एक पॉलिटिकल चेंज ले आता है, राजनीतिक चेंज लेकर आता है, और अपना खुद का मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, यूरोप का जो मेंटल वर्ल्ड था उसमें एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है, ये 2 चेंजेस लेकर आता है 19th सेंचुरी। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होता है इस चेंज का, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट बन जाता है, प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। पहले क्या था, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप था। ठीक है, अब क्या बन गया, नेशन स्टेट में आ जाएगा। चलिए गाइस आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो गाइस जिसमें मल्टीनेशनल
डायनेस्टिक एम्पायर था यूरोप में, तो उसमें पावर किसी एक के हाथ में एक्सरसाइज हुआ करता था। ठीक है, सेंट्रल पावर किसी एक के हाथ में था, राजा के हाथ में था, और वो बहुत टॉर्चर करता था लोगों को। ठीक है, जैसा चाहता था वैसा करवाता था। ठीक है, और ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक पीरियड तक चलता रहा। चलिए गाइस हम लोग आगे समझते हैं। तो गाइस जब यूरोप में नेशन स्टेट स्थापित हुआ, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जब इलेक्ट करता था अपने रूलर को, तो एक चीज़ यहाँ पर डेवलप हुआ, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो गाइस जिसमें यूरोप में नेशन स्टेट स्थापित हुआ, ठीक है, तो इसमें से एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है, के द्वारा इलेक्ट होता था गवर्नमेंट। ठीक है, उसका रूलर। इससे एक चीज़ डेवलप हुआ, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस समय जिसमें नेशन स्टेट डेवलप हुआ यूरोप में। किससे? मल्टीनेशनल डायनेस्टी से जब नेशन स्टेट आया तब की बात हम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो गाइस ये जो कॉमननेस था, ठीक है, बहुत जल्दी एग्जिस्ट नहीं हुआ। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ताकत लगाना पड़ा। ठीक है, लीडर्स को एक्शन लेना पड़ा, कॉमन पीपल को आगे आना पड़ा, तब जाके ये कॉमननेस आया। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, यही चीज़ देखेंगे कि ये जो आपका नेशन स्टेट को पाने के लिए, ठीक है, नेशनलिज्म को हासिल करने के लिए 19वीं सेंचुरी में यूरोप में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, यानी मोनार्की से डेमोक्रेटिक आने में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हमारे लीडर्स को, कॉमन पीपल को। ठीक है, यही सब चीज़ हम देखेंगे, कौन कौन से एक्शन लेना पड़ा, सारा चीज़ को हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का इंट्रोडक्शन था, जो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप